जय हिंद दोस्त, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। उम्मीद है आप सभी लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम सभी लोग आपके एग्जाम को देखते हुए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हुए हैं, मुगल वंश, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सब लोग मुगल वंश के जो है स्टार्टिंग करेंगे, और जितने भी यहाँ से कंटेंट बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और आज सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने का काम करेंगे। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहें और शुरुआत करते हैं हम लोग मुगल वंश की। आप सभी को पता है हम लोगों ने लोधी वंश तक पढ़ लिया था, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, वो युद्ध स्थल में मारा जाता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। यहीं पर इसका मित्र विक्रमजीत जो ग्वालियर का राजा था वो भी मारा जाता है। ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। और आप सभी को पता है बाबर को भारत में बुलाने वाले इब्राहिम लोधी के चाचा यानी दौलत खां लोधी, ठीक है, और आलम शाह लोधी, यही दोनों लोग होते हैं। और यही दोनों लोग बाबर को दिल्ली में आने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि जो बाबर है ये, इनको ये पता था कि बाबर जो है ये लुटेरा है, आएगा दिल्ली को लूटेगा और दिल्ली को लूटने के बाद वापस चला जाएगा। इन्हें लेकिन ये इस चीज का बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि बाबर लुटेरा नहीं, बाबर विस्तारवादी था। और बाबर आता है और यहीं दिल्ली पर रुक जाता है और यहीं से दिल्ली पर हुकूमत करने का काम करता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे मुगल काल, और मुगल काल में हम लोगों को पढ़ना है बाबर भारत में आने से पहले, यानी बाबर जब भारत में आया इससे पहले क्या था, इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बाबर भारत में आने के बाद, यानी जब बाबर भारत में आया इसके बाद इसने क्या किया और कैसे इसने यहाँ पर शासन किया। तो इन सारी चीजों के विषय में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले याद रखना, जो बाबर था इसका जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। इसको सभी लोग याद रखेंगे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्थान कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना फरगना में हुआ था। और जो फरगना है, यहाँ पर आपको कई टीचर है आपको बताते हैं कि फरगना जो है इसका जन्म यानी अफगानिस्तान में हुआ था या फिर उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ये डाउट मैं आप सबसे पहले आज आपका क्लियर कर दूं। जो फरगना था, ये बात हम लोग चल रही है कब की, 1483 की बात चल रही है। और 1483 में उज्बेकिस्तान की स्थापना भी नहीं हुई थी। ये तो एक युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है इसकी स्थापना होती है। तो उस समय जो फरगना हुआ करता था, यह जो समय फरगना हुआ करता था यह अफगानिस्तान के ही क्षेत्र में आता था। इसको सभी लोग याद रखेंगे। तो उस समय का जो फरगना था वो अफगानिस्तान में था। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो फरगना का कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान में पड़ता है और कुछ हिस्सा है जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये दोनों चीजों में आप बिल्कुल डाउट मत होइएगा। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो जो फरगना था वो अफगानिस्तान में ही था। लेकिन आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फरगना का कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान में है और कुछ उज्बेकिस्तान में है। तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे और बढ़ते हम लोग आगे। फिर एक आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, पिता यानी इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम उमर शेख जो था, मिर्जा उमर शेख था, ठीक है। और इनके पिताजी यानी उमर शेख मिर्जा जी जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो ये बाबर था इसकी उम्र बहुत ही कम हुआ करती थी। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि जो बाबर था ये अल्प आयु का एक बालक हुआ करता था और एक 12 साल का लड़का जो होता है गद्दी पर बैठने का काम करता है, क्योंकि इसके पिताजी की मृत्यु जो थी वो अचानक हो गई थी, ठीक है। इसको सभी लोग याद रखेंगे कि अल्प आयु में ही बाबर के पिता का देहांत होता है और जो गद्दी होती है उसको संभालने का काम बाबर करता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अब आप सोचिए 12 साल का लड़का है कैसे शासन करेगा। लेकिन बाबर जो था, ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बाबर के अंदर जुनून था, जोश था और बहुत ज्यादा ये गंभीर व्यक्ति था। यानी कि बिगड़ी हुई परिस्थितियां हुआ करती थी उससे कभी घबराया नहीं और हमेशा धैर्य के साथ इसने काम किया और यही धैर्य इसके जीवन में काम आया और ये फरगना से लेकर भारत तक का सफर तय करने का भी काम करता है। तो ये सभी चीजों को आप सभी लोग याद रखेंगे और देखते हैं हम लोग आगे कि बाबर कैसे भारत पे या फरगना में शासन करने का काम करता है, ठीक है। तो शुरुआत होती है फरगना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बाबर एक जो हुआ करता था, ठीक है, बाबर का जो पहला आक्रमण होता है वो होता है 1494 में। अब आप सब लोग समझ सकते हो कि बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा बाबर का जन्म 1483 को होता है और
1494 में बाबर ने अपने जीवन का यानी अपनी लाइफ का पहला युद्ध यानी पहली बार आक्रमण बाबर ने समरकंद पर कर दिया। ठीक है, ये वही समरकंद है जहां पर बाबर को बार बार जाने के लिए मजबूर कर रहा है, और बाबर ने समरकंद में सबसे अधिक आक्रमण अपने जीवन में किए। इसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा आप सभी को, इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि ये लॉजिक क्या था कि बाबर बार बार समरकंद क्यों जा रहा था। क्या समरकंद को जीत नहीं पा रहा था, या फिर जीत रहा था तो फिर ये बार बार क्यों आक्रमण कर रहा था। इसके पीछे का जो रीजन है इसको भी हम लोग जानने का काम करेंगे। ठीक है, और हमारे सामने आपसे जब पूछा जाएगा कि बाबर ने जो है समरकंद पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो 1494 में। अब आप सोच सकते हो 1483 में जन्म हो, यानी 11-12 साल का लड़का है, और ये कैसे शासन करेगा वहां पे, कैसे आक्रमण करेगा और कैसे जीतेगा। तो जब बाबर ने पहली बार आक्रमण किया, और यह क्या था, एक असफल आक्रमण रहा, बाबर यहाँ पर हार जाता है, और हारने के बाद ये वापस फिर से अपने क्षेत्र में आ जाता है और समरकंद को जीतने में यह पूर्णतः नाकामयाब होता है। लेकिन अब इस समय बाबर के अंदर अभी नया लड़का है, जोश भी है, जुनून भी है, और बताया जाता है कि बाबर इस समय कई अखाड़े ज्वाइन करता है जहां पे कुश्ती लड़ने का काम करता है, तलवारबाजी सीखता है, और ये कह सकते हैं कि जितनी भी युद्ध नीतियां होती हैं उन सबको सीखने का काम करता है, क्योंकि बाबर को हर हाल में समरकंद चाहिए ही चाहिए था। अब जिसे चाहिए ही चाहिए वो तो मेहनत करेगा ना। आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए तो आप तो पढ़ेंगे ना। अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बाबर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। यही उसके जीवन की जो सफलता थी, सबसे बड़ा रीजन यही था। आइए जानते हैं। फिर बाबर ने दूसरी बार समरकंद पे आक्रमण 1497 में करता है, इसे याद रखेंगे। दूसरा आक्रमण जो बाबर ने किया 1497 में किया, और इस बार इसने समरकंद को पहली बार जीता। इसको याद रखेंगे कि 1494 में हार गया था, लेकिन 1497 में पुनः दोबारा फिर से आक्रमण करता है, और इसने समरकंद को पहली बार जीता, और इसने पहली बार अपने लाइफ का जो है पहला युद्ध भी जीता। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने पहली बार समरकंद को कब जीता, तो 1497 ईस्वी में जीता था। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। फिर और लेकिन इस चीज को भी याद रखेंगे, यहाँ पर यह पूछा जाता है कि इस युद्ध में बाबर की सहायता किसने की थी, समरकंद जीतने में किसने मदद की थी। तो वो जो व्यक्ति था उसका नाम हुआ करता था शाह इस्माइल। जो शाह इस्माइल नाम का व्यक्ति हुआ करता था, समरकंद को जीतने में बाबर की यही मदद करता, और इसी की मदद से बाबर समरकंद को जीतने में 1497 में कामयाब होते हैं और अपना झंडा फहराने में कामयाब होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ समस्याएं। पहली बार जीत से लूट का माल नहीं मिला, यानी बाबर समरकंद को लूटना चाहता था, बाबर को पैसे की जरूरत थी, लेकिन पहली बार बाबर जो है समरकंद को लूटने में नाकामयाब होता है। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही रहा, शाह इस्माइल। क्योंकि बाबर ने जब पहली बार जीता समरकंद को, तो इसको याद रखेंगे, जब बाबर ने पहली बार समरकंद को जीता तो यहाँ पर मात्र 100 दिन शासन किया। इस चीज को आप सभी लोग जानेंगे और समझेंगे। बाबर ने सिर्फ 100 दिन समरकंद पे शासन किया, यानी 3 महीने और 10 दिन के आसपास। और यहाँ पर शाह इस्माइल और बाबर से कुछ अनबन होती है, और शाह इस्माइल का कब्जा फिर से जो है फरगना में हो जाता है, समरकंद में हो जाता है, और समरकंद फिर से बाबर के हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए बाबर यहाँ लूटने में कामयाब नहीं हुआ। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। लेकिन बाबर है, बाबर हार कहाँ मानेगा। फिर से बाबर ने 1501 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है, इसे याद रखेंगे। बाबर ने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया और दूसरी बार फिर विजयी हुआ। इसी समय एक घटना और घटती है, बाबर यहाँ पर विजय तो पा जाता है, और यहाँ पे जो है छोटा मोटा लूटने का भी काम करता है, समरकंद को लूट भी लेता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ये 1504 के आसपास एक दिक्कत होती है। 1502 में एक युद्ध होता है, इसको भी याद रखेंगे। 1502 में एक युद्ध होता है, सरे पुल का युद्ध। एक में इसने समरकंद को जीता, और समरकंद के ही पास एक युद्ध होता है, सर ए पुल का युद्ध, 1 साल बाद, यानी 1502 ईस्वी में। और जो यह युद्ध था, इस युद्ध में सेवानी खां ने बाबर को हरा दिया। अभी नया लड़का है, और सेवानी खां जो था अफगानिस्तान के एरिया का शासक हुआ करता था, और ये काफी तेज तर्राक था। तो इसने बाबर को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाबर के हाथ से फरगना जो समरकंद हुआ करता था, एक बार फिर हाथ से निकल जाता है। तो इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। इसी समय एक और घटना घटती है। उस घटना के विषय में हम लोग जानेंगे। जो बाबर का चाचा हुआ करता था, जो अफगानिस्तान के काबुल वाले एरिया का शासक हुआ करता था, और उनकी इसी समय मृत्यु हो जाती है। तो बाबर इस समय फिर से अपना फरगना वापस जाता है, और यहाँ पर चाचा की मृत्यु की खबर मिलती है, तो वो काबुल के लिए रवाना होता है। लेकिन जब तक वो काबुल पहुंचता है,
काबुल पे अफगान शासकों ने कब्जा कर लिया, यानी कि काबुल जो भी था वो भी के हाथों से निकल चुका था। तो बाबर के हाथ से समरकंद भी जा चुका है और इधर काबुल भी जा चुका है। तो अब बाबर के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो बाबर चुपचाप घर पे बैठ जाए, या फिर उसके सामने एक ही रास्ता है कि वो तलवार उठाए और युद्ध करे और सूरवीरों के भांति फिर से वो अपना जो है अपना साम्राज्य खड़ा करे, फिर से अपना साम्राज्य छीनने का काम करे। तो आइए देखते हैं बाबर आगे क्या करता है। 1504 में बाबर ने फिर से काबुल पर आक्रमण किया, क्योंकि इसके चाचा की जागीर हुआ करती थी और यह अपने पूर्वजों की जागीर हरगिज जाने नहीं देना चाहता था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि फरगना पे जो फरगना हुआ करता था उस समय, वो समरकंद हुआ करता था, समरकंद पे बार बार आक्रमण करने का भी यही कारण था। क्योंकि जो समरकंद था वो उसके पिता उमर शेख मिर्जा का शासनकाल यानी क्षेत्र में आया करता था, और उसके पिता से समरकंद को जबरदस्ती छीन लिया गया था। इसीलिए वो लगातार 1494, 1497, 1501 आगे चलकर 1511 में फिर आक्रमण करेगा, यानी 4 से 5 बार आक्रमण करता है, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पूर्वजों की जागीर है और हम अपने पूर्वजों की जागीर जाने नहीं देंगे। और यही हुआ, काबुल में उसके चाचा जान जो थे वो शासन कर रहे थे, उनकी मृत्यु होती है, तो वहां अफगान शासकों ने कब्जा कर लिया। तो इस समय बाबर बहुत ही गुस्से में है और 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण करता है और काबुल और कंधार को 1504 में जीत लेता है। और जीतने के बाद जो काबुल और कंधार का क्षेत्र हुआ करता था वो अपने चाचा के लड़के, यानी जिसका नाम हुआ करता था अब्दुल रज्जाक, ये अब्दुल रज्जाक को सौंपता है और काबुल कंधार का शासक अब्दुल रज्जाक को बना देता है। इसे सभी लोग याद रखेंगे। और जो बाबर के चाचा थे उनका नाम हुआ करता था उलुक बेग मिर्ज। जो ये अब्दुल रज्जाक था इसके पिताजी का नाम उलुक बेग मिर्जा हुआ करता था और इन्हीं का पुत्र था अब्दुल रज्जाक। तो इनकी मृत्यु के बाद फिर से इन्हें अब्दुल रज्जाक को यानी उनके पुत्र को फिर से काबुल का शासन थमाने का काम करता है। और जो वो था तो ये बार बार जो है समरकंद पे आक्रमण करके परेशान भी हो चुका था। और यही काबुल से इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम भारत की ओर बढ़ें, क्यों ना हम अपनी सेनाओं अपनी सीमाओं को भारत की ओर बढ़ाएं, सिंध यानी पाकिस्तान और भारत यानी सिंध वाले एरिया में क्यों ना हम कब्जा कर लें। और यहीं से ये बढ़ता है भारत की ओर। आइए हम लोग जानते हैं बाबर भारत में आने के बाद, यानी बाबर जब भारत में आए इसके बाद ये क्या करता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जब भारत पर बाबर का पहला आक्रमण होता है 1519 में, इसको सभी लोग, ये कई बार पूछा गया कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो 1519 में किया, इसे सभी लोग याद रखेंगे। और कहां पे किया, तो ये भीरा या भेरा नामक स्थान पे किया और इसमें बाबर की विजय हुई। यानी बाबर पहली बार 1500 आक्रमण में, तो 1519 में भारत पे आक्रमण करता है और पहली बार विजय होने का काम करता है, और यहीं से बाबर का मनोबल बढ़ता है और भारत पे आगे साम्राज्य बढ़ाने का भी काम करता है। तो आइए जानते हैं भारत पे कैसे जो है शासन करेगा। तो भारत में हमें बाबर के विषय में दो चीज पढ़ना है। बाबर के द्वारा भारत में किए गए युद्ध, वो 4 प्रमुख युद्ध हैं, और एक चीज ये भी याद रखना, ये 4 के चारों जो थे ये बाबर जीता, इसे सभी लोग याद रखेंगे। ये 4 के चारों जो युद्ध थे इसे बाबर ने जीता, इसको सभी लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज हमको पढ़ना है भारत में बाबर द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, यानी बाबर ने भारत में कौन कौन से कार्य किए, इनके विषय में भी हमें जानना चाहिए और जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं आगे इसने क्या किया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भारत में बाबर के द्वारा किए गए युद्ध, पहली हेडिंग है, और इसमें जानेंगे पानीपत का युद्ध, इसे सभी लोग याद रखेंगे। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, इसे भी आप सभी लोग याद रखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे सभी लोग याद रखेंगे। और ये होता कब है, तो इसे याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब जब भारत के शासक हारे हैं या जब जब भारत कमजोर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों का ही हाथ हुआ करता था, कहीं ना कहीं अपने लोगों ने ही अपने लोगों को हराने का काम किया है। ये आप सभी को पता है, रावण भी हारा था तो कहीं ना कहीं उसके भाई ने उसे धोखा दिया था। यदि उसका भाई विपक्ष में शामिल ना होता तो शायद रावण को भगवान श्री राम हरा ना पाते। वैसे ही यहाँ पर जब बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से होता है, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी के जो खुद के चाचा जो लोग थे, चाचा लोग थे, ये दिल्ली की गद्दी पाने के लिए इन्होंने बाबर का साथ दे दिया और अपने भतीजे को मरवा दिया। तो कहीं ना कहीं जब हमारे भारत के शासक हारे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों की कमी की वजह से, अपनों ने जब धोखा दिया तभी हारने का काम भी भारत के शासकों का हुआ है, अन्यथा भारत के योद्धा कभी कमजोर नहीं थे।
ठीक है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, यहां से और पूछा जाता, पहली बार इस युद्ध में रूमी पद्धति का भी प्रयोग हुआ। जो रूमी पद्धति होती है वो एक तोप सजाने की विधि हुआ करती थी, इसे सभी लोग याद रखेंगे। और तुगलमा पद्धति का भी इसी में प्रयोग किया, यह सेना को सजाने का काम होता था, इसको याद रखते। पहली बार भारत में रूमी पद्धति और तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार प्रयोग किया गया। तो और इस युद्ध के बाद यहाँ पे दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इसको भी याद रखना, इब्राहिम लोदी के साथ साथ ही विक्रमजीत भी मारा जाता है। आप सभी को पता है विक्रमजीत जो थे यह ग्वालियर के राजा हुआ करते थे और इनके मित्र थे, युद्ध में इनकी मदद के लिए, और बेचारा इसी युद्ध में शहीद हो गया। ठीक है, अगला जो युद्ध है आपके सामने, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो होता है 16 मई 1527 ईस्वी को होता है। इसमें राणा सांगा को हराया। याद रखना, राणा सांगा के विषय में आप लोगों को हमने बताया था। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हुआ करता था जो राजस्थान के एरिया में शासन किया करता था। और ये जो खानवा, इसके विषय में मैं बता दूं, खानवा जो होता है ये राजस्थान और यूपी का जो एरिया पड़ता है आगरा वाला, वहीं पे बॉर्डर बनाता है खानवा का जो मैदान है। और वहीं पर दोनों सेनाएं, बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना आमने सामने होती है। एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है। और स्टार्टिंग में राणा सांगा का पलड़ा भारी होता है, बाबर यहां पर हार रहा होता है। लेकिन यहीं पर हमने आपको बताया है कि बाबर बहुत ही ज्यादा दिमागदार व्यक्ति था, और जो व्यक्ति ठोकर खा के खड़ा होता है तो वो तो बुद्धिमान हो ही जाता है। और बाबर बचपन से ठोकर खा रहा था, इसलिए बाबर युद्ध में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ता था, हर कर बल छल हर चीज का प्रयोग करता था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि बाबर लगातार ज्यादातर युद्ध में विजयी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हो रहा है और राणा सांगा का पलड़ा भारी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बाबर ने दिमाग लगाया और पहली बार इस युद्ध में इसको याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि पहली बार इस युद्ध में जिहाद का नारे देता है दोस्त। इससे सभी लोग याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया, तो वो याद रखेंगे खानवा के युद्ध यानी 1527 में राणा सांगा के खिलाफ दिया। और जिहाद क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म को बांधने का प्रयास था, यानी कि यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। इसने जिहाद का नारा दिया और कहा हम सब मुस्लिम एक हो जाएं, ताकि भारत के भी जो मुसलमान थे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको पता है जब धर्म की बात आती है तो सारा जो उस धर्म के लोग होते हैं वो एकत्रित होने का काम करते हैं और जिहाद का नारा देता है और लोगों को उत्साह बढ़ाने का भी काम करता है। युद्ध के मैदान में दोनों हाथ फैलाकर खड़ा होता है और कहता है कितने लोग हैं जो जिहाद का बचाने का काम करेंगे, ये जिहादी हैं, हम क्या हैं, हम सब मुसलमान हैं, और कितने लोग हैं जो अपने धर्म को बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ेंगे। तो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग, जितनी भी उसकी सेना एकदम टूट रही थी, ये कह सकते हैं कि मुर्दों में जान डालने का काम करता है। और फिर से इसके सेना ने हथियार उठाया और एक जबरदस्त युद्ध लड़ा और इस युद्ध में राणा सांगा की हार होती है और इसी युद्ध में राणा सांगा को हरा देता है बाबर। तो इसे याद रखेंगे कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और एक चीज और याद रखना, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यह भी पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, तो वो खानवा का युद्ध था। इसे सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और बाबर यहीं रुका नहीं, 26 में पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। इसे सभी लोग याद रखेंगे। 28 जून 1528 को बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है और इसमें मेदिनी राय को हरा देता है। वहां के शासक हुआ करते थे मेदिनी राय, और मेदिनी राय को हराने का भी काम करता है। और यहां पर भी इसने जिहाद का नारा फिर से दिया, यानी कि उस समय जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था आप सभी से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही खड़े होकर ललकारता है और जिहाद का नारा देता है। और जैसे जिहाद का नारा देता है दोस्त, सारे लोगों को एकदम खून उबाल मारने लगता है और इसकी सेना जो होती है वो दोगुना ताकत के साथ लड़ने का काम करती है। और देखते ही देखते मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया। तो इसको याद रखेंगे। और यहां भी जिहाद का नारा दिया, इसे भी आप सभी को याद रखना है। फिर आगे इसने राजपूत सिपाहियों की, यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे तो राणा सांगा पहले 1 साल पहले हार चुके हैं। यहां पर जो मेदिनी राय की सेना हुआ करती थी, उनकी सेना भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और सेना आज के दिन ये ढूंढ रही है, जैसे कि कहते हैं ना, ये गोलियां जो होती हैं, तोप की गोलियां या बंदूक की गोलियां जो होती है वो जवानों की छातियों को ढूंढा करती हैं भेदने के लिए,
लेकिन इस युद्ध में बताते हैं मेदिनी राय की जो सेना थी, यहाँ पर बंदूकें छातियों को नहीं, यहाँ पर छातियां खुद गोलियों को ढूंढ रही थी कि आज आर पार की लड़ाई होगी और यहां से बाबर को लौटाया जाएगा। लेकिन मेदिनी राय की सेना भी बाबर को हराने में नाकामयाब होती है और बाबर एक बार फिर से विजयी हुआ। इसे सभी लोग याद रखेंगे। और जैसे ही बाबर इसमें विजयी होता है, इसने राजपूत सिपाहियों की खोपड़ी से बुर्ज बनवा दिया। सभी लोग याद रखेंगे। ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये समझने का प्रयास करिएगा, बुर्ज कैसे बनवा दिया। जैसे कि हमारे क्या थे, जो राजपूत सिपाही थे, उनकी एक खोपड़ी, उसके ऊपर एक खोपड़ी, उसके ऊपर एक खोपड़ी, ऐसे ऐसे करके, यानी खोपड़ियों का क्या कह सकते हैं, टीला लगा दिया। ये भी कह सकते हो कि खोपड़ियों का टीला लगवा दिया। तो ये कहा जाता है कि इसी युद्ध में जो है बाबर ने, इस चंदेरी के युद्ध में जो राजपूत सिपाही थे उनकी खोपड़ी से बुर्ज बनवाने का काम किया। यानी जो सिपाही थे उनके इतना ज्यादा स्तर इकट्ठा कर दिए कि टीला बन गया पर्वत जैसा। तो इसे सभी लोग याद रखेंगे। और इसी समय जब बाबर 26 लड़ता है, 27 लड़ता है, 28 लड़ता है, हालांकि लगातार जीत रहा था, तो जो बाबर की पत्नी थी उसने एक लेटर भेजा बाबर के लिए और यहीं पर कहती है कि आप फरगना से हमें इसीलिए ले आए थे भारत कि आप हमें बिल्कुल समय ना दे सकें। तो बाबर को पता था कि महिलाओं को कैसे समझाना होता है और बाबर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कहता है, कि संवारूंगा आपकी जुल्फे भी, फिलहाल अभी तो हम खानवा और चंदेरी के युद्ध में उलझे हुए हैं। तो ये बाबर जो था बातें भी बहुत अच्छी बनाने का काम करता था। ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। और फिर यही बाबर भी रुकने का काम नहीं करता है, आगे आता है 6 मई 1529। तो यहाँ पर जो अफगान शासक थे उन्होंने मेदिनी राय की सहायता दी थी और बाबर ने यहीं पर कहा था कि नंबर आपका भी आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। और बाबर 1529 में 6 मई 1529 को अफगान शासकों के खिलाफ भी जो है आक्रमण कर देता है और इस युद्ध को घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें कई अफगान शासकों को इसने हराने का काम किया, तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें विभिन्न जो है अफगान सरदारों को हराया और यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। इसे आप सभी लोग याद रखना, जो यह युद्ध था यह जल और थल दोनों में लड़ा गया था। यह कह सकते कि जो घाघरा नदी थी, कुछ सिपाही मैदान में लड़ रहे थे, कुछ जो है जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते थे और बाबर की सेना भी कम नहीं थी, वो भी जो है पानी के अंदर, जैसे बाज नहीं, मछलियां बाज से बचने के लिए पानी में छुपती हैं, और बाबर की सेना इतनी खूंखार थी कि पानी में भी अफगान सैनिकों को नहीं छोड़ा और बाज की तरह, जैसे बाज मछलियों को पकड़ कर निकालता, वैसे एक एक सैनिक को निकाल निकाल के काटने का काम भी बाबर की सेना ने किया। तो ये भी एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ है और बहुत खूंखार युद्ध हुआ, इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे चारों युद्धों के विषय में। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर विजयी हुआ। फिर दूसरा है खानवा का युद्ध 16 मई 1527, इसमें बाबर ने फिर से राणा सांगा को हरा दिया, फिर से बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 28 जून 1528, इसमें मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया। फिर घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, यहां पर अफगान शासकों को भी बाबर ने हरा दिया। यानी कि 4 के चारों युद्ध लगातार बाबर जीता। इन सभी चीजों को आप सभी लोग याद रखेंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, बाबर द्वारा किए गए कार्य। पहला क्वेश्चन है, इसने बाबरी और शाहरुख नाम के सिक्के चलाए। इसे याद रखना, पूछा जाएगा कि बाबर ने किस नाम से सिक्के जारी किए थे। तो बाबर ने बाबरी और शाहरुख नाम के सिक्के चलाए। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसने जो बाबर था, इसने पानीपत में काबुली मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जब पानीपत में युद्ध जीता तो यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई और उसका नाम रखा काबुली मस्जिद। इसे सभी लोग याद रखेंगे और बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे आपके सामने दिया गया, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी और आत्मकथा का जो नाम रखा गया उसको नाम रखा तुजुक ए बाबरी। सभी लोग याद रखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा और उस आत्मकथा का नाम रखा तुजुक ए बाबरी। और इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है हुई है तुर्की भाषा प्रयोग। इससे सभी लोग याद रखेंगे, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर आगे पूछा जाता है, जो तुजुक ए बाबरी है, इसमें कुछ और चीजों की चर्चा मिलती है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसने भारत में 4 शैली की इमारतों को भी बनवाने की शुरुआत की। जो 4 बाग शैली की इमारतें होती हैं, पहली बार भारत में बाबर ने बनवाने का काम किया। तो इसे भी याद रखें कि 4 बाग इमारतों को बनवाने का श्रेय किसे जाता है, तो यह बाबर को जाता है। इस बात को सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ, आगरा का आराम बाग, इसके विषय में अभी डिस्कस करेंगे।
आगरा के आराम बाग के विषय में भी डिस्कस करेंगे। आराम बाग भी बाबर ने ही बसाया था और इसके विषय में कुछ और पॉइंट है, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया, इसने भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। सभी लोग इसे याद रखेंगे। इससे पहले भारत में गोला बारूद और तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था। सबसे पहले बाबर ने जो है पानीपत के पहले युद्ध में तोप और गोलों का प्रयोग किया और सबसे बड़ा यही कारण था और बाबर का युद्ध जीतने का। मैं आपको बता दूं, एक तरफ जब इब्राहिम लोदी की सेना थी पानीपत के युद्ध में और एक तरफ बाबर की सेना थी, तो और जो इब्राहिम लोदी की सेना थी यहाँ पर क्या थी, तलवार थे, भाले थे, तीर थे, गुलाल थे, ये सारी चीजें हुआ करते थे। और एक तरफ बाबर की सेना आती, उसमें बंदूकधारी, तोप, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब आप तलवार से किसी सैनिक को कैसे काटोगे? तभी तो काटोगे जब वो आपके पास आएगा। लेकिन जब बाबर की सेना पास आएगी ही नहीं तो तुम किसे मारोगे? जैसे एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना होती है और दूसरे तरफ बाबर की सेना होती है और दूर से ही बंदूक और तोपों का प्रयोग करते हैं और धड़ाधड़ जो है वो निशाना लगाना शुरू करते हैं। और भारत में एक राजाओं में और कमी थी, जो भारत के राजा हुआ करते थे, जब अपनी युद्ध की सेना सजाते थे तो उसमें सबसे पहले हाथी लगाते थे, हाथी के पीछे घोड़े लगाते थे, घोड़े के पीछे रथ लगाते थे और रथ के पीछे जो होता था पीछे की तरफ यानी पैदल सेना का इस्तेमाल करते थे। और बाबर ने जैसे फायर करवाई, गोलियां चलवाई, तो वो हाथियों को जा लगी और जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे वो उल्टा भागने लगे। और जब हाथी उल्टा भागे तो सबसे पहले पीछे उनके लगे थे घोड़े, घोड़ों को कुचलना शुरू किया। जब घोड़ों को कुचलना शुरू किया तो घोड़ा भी उल्टा भागने का काम करते हैं और जैसे घोड़े उल्टे भागते हैं तो जो पैदल सेना और रथ वाले लोग थे उनको हाथी और घोड़े दोनों मिलकर कुचलने का काम करते हैं और इसी तरह से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और एक मैं आपको बता दूं, जो बाबर पहली बार जब तोपों का प्रयोग किया पानीपत के पहले युद्ध में, तो आप सभी लोग बताएंगे बाबर कितनी तोपें लेकर आया था? इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएंगे और नहीं तो हम बाद में आपको सभी को बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि बाबर भारत में कितनी तोपें लेकर आया था, इसको सभी लोग याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसने सुल्तान परंपरा को खत्म कर दिया। अभी हम लोगों ने जब मध्यकालीन इतिहास यानी सल्तनत काल को पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी होता था वो ज्यादातर सुल्तान का पद धारण करता था, लेकिन जब मुगल वंश के शासक आए यानी बाबर आया तो उसने इस जो सुल्तान परंपरा थी इसको खत्म कर दिया और एक नई परंपरा को जन्म देते हैं और उस परंपरा का नाम होता है बादशाह प्रणाली। यानी कि आज के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा मुगल वंश का, वो एक नई उपाधि धारण करेगा और उस उपाधि का नाम होगा बादशाह। यानी कि अब राजा को सुल्तान नहीं कहा जाएगा, अब उसे बादशाह के नाम से पुकारा जाएगा, बादशाह। और आप लोगों ने बादशाह मूवी भी देखी है तो इसके विषय में ज्यादा बताना ठीक नहीं है। और अब हम लोग आ जाते हैं आगरा के आराम बाग। हाँ, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 29 तक तो बाबर लड़ा, 26 लड़ा, 27 लड़ा, 28 लड़ा, 29 लड़ा और 4 के चारों युद्ध जीता। ठीक है, लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, इसे भी सभी लोग याद रखेंगे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु होने के बाद पहली बार बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। इसको याद रखना, बाबर को 2 जगह पर दफनाया गया था। पहली बार जो दफनाया गया आगरा के आराम बाग में, उसके बाद वहां से फिर से उसको खुदवाकर उसकी पत्नी ने आगरा से लेकर उसके बाबर द्वारा चुने गए स्थान यानी काबुल में दफनाने का भी काम करता है। तो याद रखना, बाबर जो था इसको 2 जगह दफनाया गया था, पहली बार आगरा के आराम बाग में और दूसरी बात जो है काबुल में दफनाया गया था। तो दोनों पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद। हाँ, बाबरी मस्जिद जो अभी कुछ दिन पहले विवादों का भी हिस्सा रही है और अभी बाबरी मस्जिद को तुड़वा के राम मंदिर का निर्माण किया गया है। जहां पे बाबरी मस्जिद थी वहीं पर राम मंदिर बनाया गया है। तो इसके विषय में आज हम लोग विधिवत जानकारी एकत्रित करेंगे कि जब राम मंदिर था तो बाबरी मस्जिद कैसे आई और फिर बाबरी मस्जिद कैसे आई, फिर बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके विषय में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी और इसी जगह पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसे याद रखेंगे। तो बाबरी मस्जिद जो थी ये बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में बाबर के नाम पर अयोध्या में इसी मस्जिद का निर्माण करवाया। सभी लोग याद रखेंगे 1528 में बाबर का एक सेनापति हुआ करता था मीर बाकी, इसी ने इस जो मस्जिद है बाबरी इसको बनवाने का काम करता है। ठीक है, तो इसे याद रखना कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी 1528 में, किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे मीर बाकी ने। और मीर बाकी कौन था? बाबर का सेनापति था। इसे सभी लोग याद रखेंगे। फिर आगे बात आती है 1992 में, इसे याद रखेंगे। आगे बात आती है 1992 में इस मस्जिद को गिराया गया। सभी लोग याद रखेंगे, जब 1992 का एक समय आता है यानी आजादी के बाद अभी
कुछ दिन पहले, तो 1492 ईस्वी में जो है बाबरी मस्जिद को राम भक्तों ने तोड़ने का काम किया, यानी कि तोड़ दिया। हालांकि इनके ऊपर केस भी हुआ, कई लोगों को सजा भी हुई, और आज भी वो लोग वर्तमान में जीवित हैं जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया था। यहाँ पर जैसे कि हमारे उन्नाव के सांसद, उन्नाव जिले से सांसद हैं साक्षी महाराज, भी इसी में शामिल थे, और हमारे शायद जो रक्षा मंत्री राजनाथ, तो ये एक मंडली थी। और ज्यादातर लोग जो इस मंदिर को, मस्जिद को जो तोड़ने में थे, और वो लोग आज कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पद पे बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग। तो इसके विषय में बस इतना याद रखिएगा कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया, तो 1992 में गिराया गया। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के विषय में। यदि आपसे पूछा जाए बाबर के बाद क्या हुआ, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। बाबर के बाद क्या हुआ, तो बाबर के बाद, यानी कि जब बाबर 1830 में एक्सपायर हो जाता है, तो बाबर के 4 बेटे होते हैं, और चारों बेटे जो थे, और ये लोग शासन करने का काम करते हैं, जिसमें एक बेटे का नाम था हुमायूं, दूसरे बेटे का नाम था कामरान, और तीसरे बेटे का नाम हुआ करता था हिंदाल, और चौथा जो बेटा था उसका नाम था अस्करी। तो इन चारों में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हुमायूं को, क्योंकि ये दिल्ली की गद्दी को संभालने का काम करता है। हुमायूं जो था ये दिल्ली की गद्दी को संभालने का काम करता है। कामरान, हिंदाल और अस्करी ये हेरात, मकरान, उधर काबुल, कंधार, इस एरिया में शासन करने का काम करते हैं, यानी कि चारों लोग अलग अलग क्षेत्र में शासन करने के लिए चले जाते हैं। आपस में ये चारों भाई बैठकर बंटवारा कर लेते हैं, इसे सभी लोग याद रखेंगे। तो हमको जो पढ़ना है वो हुमायूं को पढ़ना है, क्योंकि भारत पे जो हुकूमत करने का काम कर रहा है, दिल्ली की गद्दी पर जो बैठने का काम कर रहा है, वो हुमायूं था। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं हुमायूं के विषय में। जो हुमायूं का काल होता है वो 1530 से यानी 1540, ठीक है, और इधर आपको लिखा हुआ 1555। तो मैं आपको बता दूं, ये 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1540 तक शासन करता है। लेकिन 1540 में सूर्यवंश के शासक शेर शाह सूरी ने इसे कन्नौज के युद्ध में हराया, और कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद दिल्ली की गद्दी को छीनने का काम करता है। तो 1540 में हुमायूं के हाथ से दिल्ली का सिंहासन चला जाता है, और 10 से 15 साल के लिए जो हुमायूं होता है ये घुमक्कड़ों जैसे जीवन व्यतीत करता है, और इधर उधर भटक रहा था। लेकिन जब फिर से जो है सूर्यवंश के शासक कमजोर पड़ते हैं, तो पुनः 1555 में फिर से हुमायूं ने जो है एक युद्ध लड़ा, जिसको हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं, और पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने का काम किया था। इसे सभी लोग याद रखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना जानिए कि 1530 से 1540 तक, फिर 40 से 45 तक ये घुमक्कड़ों, 40 से जो है 1540 से 1555 तक घुमक्कड़ों जैसे जीवन व्यतीत करता है, और 1555 में हुमायूं ने हिंदुस्तान पर पुनः कब्जा किया सरहिंद युद्ध को लड़ने के बाद। इन सभी बातों को याद रखेंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुगलों द्वारा उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान कहा गया। ये कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान किसने कहा। इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही हिंदुस्तान मान लिया था, तो ये मुगलों द्वारा ही उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया गया है, हिंदुस्तान कहा गया। इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। फिर हाँ, अगला क्वेश्चन है 1530 से 1540। हुमायूं मुगल बादशाहों में पहला और अंतिम बादशाह था जिसने अपने भाइयों के साथ क्षेत्र को बांटा। यानी जो पिताजी का साम्राज्य था, इस साम्राज्य को मुगल वंश का यह पहला शासक है जो अपने पिताजी के साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा, और अंतिम शासक भी यही था। इसके बाद किसी भी मुगल वंश के शासक ने जो अपना क्षेत्र था उसको अपने भाइयों के जो बांटने का काम नहीं करता। तो इसे याद रखेंगे कि हुमायूं पहला और अंतिम मुगल बादशाह था जिसने अपने पिताजी के जो साम्राज्य था उसको बांटने का काम किया था। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हुमायूं और अकबर के विषय में पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग पूरी मेहनत से पढ़िए, आज पूरी जान आप लोग लगा दीजिए, रातों दिन एक कर दीजिए। और क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो चुनाव हैं वो खत्म होने वाले हैं, और जैसे ही चुनाव हमारे खत्म होंगे वैसे हमारे जितने भी आयोग हैं या हमारी सरकारें हैं ये तुरंत जो है पेपर कराने का काम करेंगे। तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो तुम्हारे भी एग्जाम आने वाले हैं, तुम भी पूरी ताकत लगा दो, और पूरी एकदम पूरा मेहनत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जम के मेहनत करो, और इस बार आपका भी सिलेक्शन पक्का है। वो लोग सरकार बनाएंगे और हम लोग सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। इस बात को जरूर याद रखना, इस बात को भुलाना नहीं है। इसे अपने जो है रूम में जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे लिख के टांग दो कि इस बार हमें सिलेक्शन जरूर लेना है। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग फिर से कल से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।